नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की हिस्ट्री को इस एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर आपने जितने भी आरबीएससी 7th क्लास की हिस्ट्री के वीडियोस बनाए थे उनको मर्ज करके एक वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो उन सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और देखिए, अगर आप रीट एग्जाम में मेरिट के साथ अपना स्थान लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इनको मिस मत करना। हालांकि हमने ये सारे वीडियोस पहले देख लिए हैं, मर्ज करके इसलिए डाल रहे हैं कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, तो आप बिल्कुल भी इन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेंगन का आनंद मंदिर किस देश में स्थित है? म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पेंगन का आनंद मंदिर ये स्थित है म्यांमार में। म्यांमार का प्राचीन समय में क्या नाम था? बर्मा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देव को समर्पित है? भगवान शिव को, विष्णु भगवान को, दोनों को या फिर कोई नहीं? तो फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है ये स्थित है कंबोडिया में और ये समर्पित है भगवान विष्णु को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर। बोरोबुदुर मंदिर जो कि 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्र वंश के संरक्षण में बना था, यह वर्तमान में किस देश में है? तो आप बताएं, बोरोबुदुर मंदिर ये कहां पर है? सियाम, चंपा, जावा या फिर सुमात्रा? तो देखिए, ये मंदिर स्थित है जावा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जावा एक क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा, जावा एक द्वीप है। और ये किस देश का द्वीप है? तो ये इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया के और भी कौन कौन से द्वीप है जावा के अलावा? तो सुमात्रा है, बाली है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जो ये बोरोबुदुर मंदिर है ये शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में बना था। कब? 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच में। आगे देखते हैं। लोरो जंगरंग मंदिर कहां पर स्थित है? श्याम, चंपा, जावा या फिर सुमात्रा? तो देखिए, ये मंदिर स्थित है जावा में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बोरोबुदुर मंदिर और लोरो जंगरंग मंदिर ये दोनों जावा में हैं। आगे चलते हैं। असुमिलित हैं प्राचीन नाम और देश के बारे में आपको बताना है। फुनान कंबोडिया, चंपा वियतनाम, मलाया मलेशिया, सियाम सिंगापुर? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सिंगापुर का प्राचीन नाम श्याम नहीं था। तो श्याम किसका प्राचीन नाम था? तो देखिए, श्याम प्राचीन नाम था थाईलैंड का, ये आपको ध्यान रखना है। कंबोडिया का प्राचीन नाम फुनान था, वियतनाम चंपा, मलेशिया का मलाया, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। भट्टार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? और जो ये भट्टार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति है ये किसका प्रतीक है? अगस्त्य ऋषि का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जावा से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जावा से अभी तक हमने क्या क्या देखे हैं? तो देखिए, एक तो बोरोबुदुर मंदिर, एक लोरो जंगरंग मंदिर और एक ये भट्टार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति। आगे देखते हैं। मैनदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? जावा, कंबोडिया, म्यांमार या फिर थाईलैंड? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैनदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां प्राप्त हुई है जावा से। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके अलावा और क्या क्या प्राप्त हुए हैं जावा से। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये किस है? किस शासक के 486 छंदों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किसके हुए आप बताएं। तो देखिए, जो राजेंद्र वर्मन है, राजेंद्र वर्मन के 486 छंदों के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। 693 ईस्वी में चालुक्य, यहाँ पर ये राज्यसभा है, राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन कौन सा विद्वान गया था जिसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था?
फाइयान, बोधिरुचि, ह्वेनसांग या फिर कोई नहीं? तो देखिए फाइयान होगा नहीं और ह्वेनसांग भी होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बोधिरुचि गए थे। कहाँ से? नालंदा से, चीन में। और ये किन की राज्यसभा में नियुक्त थे? चालुक्य राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था। आगे देखते हैं, किस मंदिर में एक के ऊपर एक 9 मंजिलें बनी हुई हैं और सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है? तो आप बताइए ये कौन सा मंदिर है? तो देखिए ये मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है ये? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आनंद मंदिर है म्यांमार, अंगकोर वाट का मंदिर है, आगे हमने देखा था कंबोडिया। आगे देखते हैं, चंपा किस देश का नाम था? थाईलैंड, अन्नाम, म्यांमार या फिर कोई नहीं? तो देखिए चंपा अन्नाम देश का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अन्नाम ऑप्शन में ना हो और वियतनाम आ जाए तो आपको वियतनाम पर अपना आंसर लगाना है। आगे देखते हैं, चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख हमें मिले हैं? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी वियतनाम में भी हमें संस्कृत के अभिलेख मिले हैं। तो देखिए ये हमें मिले 100 से अधिक अभिलेख। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, कंबोज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेख लिखे थे? तो देखिए इनका नाम है यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं, बृहत्तर भारत के समय श्याम नाम से प्रसिद्ध रहा देश वर्तमान में जाना जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। वैसे हमने आगे इसके बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। श्याम जो नाम था प्राचीन समय में, यह था थाईलैंड का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, किस मंदिर में मूर्तियों की पंक्तियों की कुल 11 श्रृंखलाएं हैं और कुल संख्या लगभग 1500 है? तो ये कौन सा मंदिर है? तो देखिए ये मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, किस मंदिर की पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है और उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित हैं? तो देखिए ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है आनंद मंदिर। कहां पर है? म्यांमार में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूर्तियों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है 80। और इन पर किन की जीवन की घटनाएं है? तो भगवान बुद्ध की। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? बर्मा और सियाम में बौद्ध धर्म प्रधान था। नेशिया का अर्थ द्वीप होता है। भारत के शिव सोम विद्वान कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे या फिर सभी? तो देखिए यहां पर ये तीनों कथन सत्य हैं। जो ये तीसरा कथन है ये आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत के शिव सोम विद्वान कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसने कहा कि जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन और निर्माण किया वह निस्संदेह ही भारतीय थे? यह मंदिर वर्तमान में भारत में स्थित न होने पर भी भारतीय मंदिर ही है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया था आनंद मंदिर के संबंध में? तो देखिए ऐसा कहा गया था ड्यूरोजाइल के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किस पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ? तो किस पुराण के अनुसार? अग्नि पुराण के अनुसार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, किस राजा का एक अभिलेख 218 व दूसरा 268 छंदों का है? तो देखिए ये कौन है? ये राजेंद्र वर्मन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक कौन सा है
जिसके मुख्य कथानक रामायण और महाभारत हैं? वयंग, बोधिसत्व, विरंग, कोई नहीं। तो देखिए ये छाया नाटक कौन सा है? ये है वयंग। कहाँ का है? तो जावा का। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मुख्य कथानक क्या है? रामायण और महाभारत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस पैटर्न में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको मिलान करने से संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है, प्राचीन नाम और देश के संबंध में। स्वर्णद्वीप जावा, बकलपुर बोर्निया, लव देश लाओस या फिर कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्वर्णद्वीप जावा नहीं था, स्वर्णद्वीप था सुमात्रा। बाकी ये आप ध्यान रखिएगा, जो बोर्निया द्वीप है वर्तमान में, इसका प्राचीन समय में क्या नाम था? बकलपुर। और जो लाओस देश है उसका नाम क्या था? लव देश। हर्षवर्धन कब शासक बना था? तो कब शासक बना था आप बताएं। 600 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 612 ईस्वी में या फिर 618 ईस्वी में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 606 ईस्वी में शासक बना था हर्षवर्धन। और कब तक रहा था? तो 647 ईस्वी तक। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जान लीजिए कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और एक इनकी पुत्री भी थी जिनका नाम है राज्यश्री। तो देखिए जो ये राज्यवर्धन था ये राजा बना था प्रभाकर वर्धन के बाद में, लेकिन जो गौड़ के शासक थे शशांक, गौड़ का एक शासक था शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद में फिर राजा बना था हर्षवर्धन। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, पुष्यभूति वर्धन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, कन्नौज या फिर कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी कन्नौज को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो हर्षवर्धन के पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ पर पड़ता है ये? हरियाणा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहां पर एक सभा का आयोजन करवाता था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करवाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, हर्षवर्धन की किस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था? कन्नौज सभा को, प्रयाग सभा को, थानेश्वर सभा या फिर कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन की जो प्रयाग सभा थी जिसका आयोजन वो हर 5 वर्ष में करवाता था, इस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा हर्षचरित्र। ये रचना नहीं है हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षचरित्र ये किसकी पुस्तक है? ये है बाणभट्ट की पुस्तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हर्ष का राज्य किस में विभक्त था? तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो देखिए जो हर्ष का राज्य था ये विभक्त था प्रांत, भुक्तियां, विषय और ग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो देखिए चोल थे, जो चोल राज्य था, चोल राज्य विभक्त था मंडल और नाडु में। और एक राज्य था पल्लव, जो पल्लव राज्य था वो राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम इनमें विभक्त था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आगे भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको वापस आंसर बताना है। तो चलिए आगे चलते फिर। हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन ने जो धर्म अपनाया था वो अपनाया था बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन पहले तो सूर्य भगवान और जो शिव जी थे उसका उपासक था, लेकिन बाद में ये बौद्ध बन गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने कन्नौज में
विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? और जो ये देखिए कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन हुआ था, ये 23 दिनों तक चला था। तो देखिए इसका अध्यक्ष बनाया गया था ह्वेनसांग को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हर्षकालीन सिक्कों पर क्या लिखा था? हर्षनाथ, हर्षदेव, राज्यश्री, राजाधिराज। तो देखिए जो हर्षकालीन हमें सिक्के मिले उस पर अंकित है हर्षदेव नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। जयदेव की पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र, गीत गोविंद, रत्नावली या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो हर्षचरित है ये तो बाण भट्ट की पुस्तक है। रत्नावली किसकी है? आगे हमने देखा था हर्षवर्धन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। बाण भट्ट की पुस्तकों के नाम यहाँ पर आपको बताना है हर्षचरित्र, रत्नावली, हर्षदेव या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्षचरित्र ये पुस्तक है बाण भट्ट की। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये बता दिया था पहले। इनकी एक पुस्तक और है, उसका भी आप नाम ध्यान रखिएगा। एक तो है हर्षचरित्र, एक है कादम्बरी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे बाण भट्ट, हरिदत्त, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन के ये दोनों दरबारी विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है हर्षवर्धन के संबंध में। इसकी किसकी? हर्षवर्धन की सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है। नालंदा मोहर के एक अभिलेख में हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। हर्ष के सिक्कों पर घुड़सवार का चित्र भी मिला है या फिर सभी। तो देखिए ये तीनों कथन सत्य हैं। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो सोनीपत से हमें मोहर मिली है उसके शीर्ष पर क्या है? बैल की आकृति है। और जो नालंदा से जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें हर्ष को कहा गया है महाराजाधिराज। और ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो हर्ष के सिक्के उस पर नाम तो अंकित है हर्षदेव का, हर्षदेव। और अगर चित्र का भी पूछ लिया आप तो घुड़सवार यानी घोड़े का सवार करते हुए हर्षवर्धन को बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हर्ष ने छठी प्रयाग सभा का आयोजन कब करवाया था? तो देखिए इन्होंने छठी प्रयाग सभा का आयोजन करवाया था 643 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है? रत्न सागर, रत्नदाही, रत्नरंजक या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी। जो ये तीनों पुस्तकालय हैं ये कहाँ पर है? ये है नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। कौन सा हर्षकालीन कर नहीं है यानी टैक्स नहीं है हर्षकालीन, वो आपको बताना है। खोम्स, भाग, बल्ली, हिरण्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो खोम्स नामक कर था वो हर्षकालीन नहीं था। भाग है, बल्ली है और हिरण्य, ये तीनों कर होते थे हर्षवर्धन के समय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो देखिए ये भारत आया था हर्षवर्धन के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे भी हमने देखा था कि जो कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा किसको? ह्वेनसांग को। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय था तो कौन था? चोल था, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ये था चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंतीदुर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद व अमोघ वर्ष किस राजवंश के शासक थे? तो देखिए ये सारे शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था? और यह अधिकार कब किया गया था?
ईस्वी में। तो देखिए ये चोल शासक कौन था जिसने पल्लवों को हराया था? ये था आदित्य प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को हराया था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को। यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने पुनः कब राज्य स्थापित किया? तो देखिए चालुक्यों ने पुनः राज्य स्थापित किया था 973 ईस्वी में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। चालुक्यों ने अपना राज्य पुनर्स्थापित करने के पश्चात किसे राजधानी बनाया गया? तो देखिए चालुक्यों ने बाद में राजधानी बनाया था किसको? कल्याणी को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। यहां पर असत्य कथन आपको बताना है। चालुक्य राज्य नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। चोल वंश कृष्णा और कावेरी के बीच समुद्र तट पर स्थित था। राष्ट्रकूट वंश नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में फैला हुआ था। पल्लव वंश उत्तरी भारत का राजवंश था। तो यहां पर जो भी असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लव वंश उत्तरी भारत का राजवंश नहीं था, यह एक दक्षिणी भारत का राजवंश था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ये तीनों फैक्ट जरूर ध्यान रखने हैं कि चालुक्यों का जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? नर्मदा से लगाकर कृष्णा नदी तक। चोल वंश का कृष्णा से कावेरी के मध्य समुद्र तट पर। और जो राष्ट्रकूट वंश है इनका विस्तार फैला हुआ था महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी के दक्षिण से महाराष्ट्र तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चोल वंश का प्रतापी शासक था तो कौन था बताएं? तो देखिए ये था राजेंद्र प्रथम। यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। गंगीकोड की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए ये की थी चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। यह आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। पल्लव राजवंश ने राज्य को किस इकाई में नहीं बांटा था? तो आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे और क्वेश्चन पूछूंगा इनसे संबंधित। तो देखिए मैंने आपको आगे बताया था कि जो पल्लव राजवंश था वो विभक्त था राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में। तो नाडु इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। यहां पर वातापी का विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो किस राजवंश ने बनाया था? चालुक्य राजवंश ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। मिहिर भोज किस राजवंश का प्रतापी शासक था? तो देखिए मिहिर भोज ये शासक थे गुज्जर प्रतिहार वंश के। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट है। चंद्रदेव किस राजवंश का संस्थापक था? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा गढ़वाल। कंबन रामायण किस भाषा में उल्लेखित है? तो देखिए कंबन रामायण ये उल्लेखित है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। 12वीं की पुस्तक कौन सी है? शिशुपाल वध, राजतरंगिणी, किरातार्जुनीयम, कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है ये किसकी है? 12वीं की। शिशुपाल वध ये किसकी है? कवि माघ की। राजतरंगिणी किसकी है? कलहण की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर आपको सत्य कथन बताना कि कौन सा कथन सत्य है। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सभी। तो देखिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात पर किसका शासन था? सोलंकी वंश का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो फैक्ट है वो है पाल वंश के काल में
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? और किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। और जो लास्ट फैक्ट है वो है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। कब पराजित किया ये आपको बताना है। तो देखिए, परमार्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1182 ईस्वी में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और देखिए, रीट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? तो देखिए, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि एक चालुक्य राजा था। आगे देखते हैं, किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार किया था? तो देखिए, ये पल्लव शासक कौन था? ये था नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब किया ये भी आपको ध्यान रखनी है, 642 ईस्वी में। आगे देखते हैं, पल्लवों की अधीनता ने से, यहां पर ये से है, पल्लवों की अधीनता से चोलों को मुक्त कराया। तो चोलों को मुक्त किसने करवाया पल्लवों की अधीनता से? तो देखिए, यह करवाया गया था विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, चोलों का राज्य किस में विभक्त था? तो देखिए, मैंने आपको आगे बताया था कि जो हर्षवर्धन का राज्य था यह विभक्त था प्रांत में, भुक्तियों में, विषय में और ग्राम में। फिर मैंने आपको बताया था आगे एक क्वेश्चन और था कि पल्लव जो राज्य था वो किस में विभक्त था? राष्ट्र, कोटम और ग्राम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो चोलों का राज्य था ये किस में विभक्त था? मंडल और नाडु में। आप नॉर्मली एक ट्रिक के रूप से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, चोल में कितने वर्ड है? एक और दो, चोलो, ठीक है, या फिर चोल, दो वर्ड है, तो मंडल और नाडु, यहाँ पर ये दो शब्द हैं। पल्लव में कितने? प, ल और व, तीन वर्ड है, तो राष्ट्र, कोटम और ग्राम। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी इनको तो आपको याद करना होगा हर्षवर्धन का। और ये भी देखिए कि जो पल्लव है, पल्लव में यहाँ पर एक तो आधा ल आ रहा है, एक पूरा ल आ रहा है। तो बीच में यहाँ पर देखिए कोटम में भी एक आधा ट आ रहा है, एक पूरा ट आ रहा है। तो आपको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ट्रिक को अपना के याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आला व उद्दल किस वंश के शासकों के वीर शासक थे? तो देखिए, आला व उद्दल ये चंदेल वंश के शासकों के वीर शासक थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट है। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रदेव के द्वारा। गोहिल वंश का प्रथम शासक था, तो कौन था? यह था श्री गोहिल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, परमार वंश का प्रतापी शासक था। तो देखिए, परमार वंश का जो प्रतापी शासक था वो था राजा भोज। यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर ओडिशा में नहीं है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, देलवाड़ा जैन मंदिर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा देलवाड़ा जैन मंदिर। ये हमारे राजस्थान में, ना कि ओडिशा में। तो ये जो ऊपर के तीनों मंदिर है ये ओडिशा में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में, जो सूर्य मंदिर बना हुआ है वो कोणार्क में, और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
15, 16, 17 या फिर 18? तो देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जब ये शासक बना था महमूद गजनवी, तब इसने खलीफा से एक वादा किया था कि वो हर साल एक बार भारत पर आक्रमण करेगा। तो इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए जो महमूद गजनवी है, इसका भारत पर जो अंतिम अभियान हुआ था वो हुआ था 1027 ईस्वी में। और किन के खिलाफ? तो मुल्तान के जाटों के खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब जालोर पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय कानड़ देव चौहान के किस सरदार ने विश्वासघात किया था? रणमल, रतिपाल, दहिया बीका, कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दहिया बीका के द्वारा विश्वासघात किया गया था। किसके साथ? कानड़ देव चौहान के साथ। जब दहिया बीका की पत्नी को ये पता चला कि इसने अपने ही राजा के साथ विश्वासघात किया है, तो फिर दहिया बीका को उसकी पत्नी ने मार दिया था। आगे चलते फिर। राजस्थान का पहला साका कहलाता है? रणथंभौर का साका, मेवाड़ का साका, जैसलमेर का साका या फिर जालोर का साका? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। रणथंभौर का जो साका है ये राजस्थान का पहला साका कहलाता है। और ये साका कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में हुआ था। उस समय रणथंभौर के राजा थे हमीरदेव चौहान और आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। महाराव शेखा के शासन काल में उनके राज्य में गांव की संख्या कितनी हो गई थी? तो देखिए गांवों की संख्या हो गई थी 360। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। महाराव शेखा ये कौन थे? जो आमेर के एक शासक हुए थे। आमेर जयपुर में पड़ता है, वहां के एक शासक हुए थे चंद्रसेन। तो शेखा के बड़े भाई थे चंद्रसेन, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक था? राणा हमीर, रतन सिंह, समर सिंह या फिर जेत्र सिंह? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। रतन सिंह मेवाड़ में रावल शाखा के अंतिम शासक थे। और देखिए रतन सिंह के समय चित्तौड़ में प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जौहर किसने किया था? तो पद्मिनी ने। ये आपको ध्यान रखना है, रानी पद्मिनी। श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से कितने किलो का निर्माण करवाया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ये वीर विनोद पुस्तक है ये किनकी है? श्यामल दास की है। तो देखिए इनके अनुसार मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के पश्चात सिसोदा गांव के रहने वाले हमीर ने चित्तौड़ को पुनः कब विजित कर लिया था? तो देखिए हमीर ने चित्तौड़ को पुनः विजित किया था 1326 ईस्वी में। और अलाउद्दीन ने यह कब जीता था चित्तौड़ का किला? 1303 ईस्वी में। चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर जैसलमेर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर लगभग। आगे देखते हैं। हमीर देव चौहान कब गद्दी पर बैठा था? तो ये कब गद्दी पर बैठता है? तो देखिए ये रणथंभौर की गद्दी पर बैठता है 1282 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के जीवित रहते ये गद्दी पर बैठता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी का 1206 ईस्वी में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? जयचंद के विरुद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध या फिर सोलंकियों, जो सोलंकी शासक थे उनके विरुद्ध? तो देखिए
मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान था खोखरों के विरुद्ध? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये अभियान होने के बाद में जब ये मोहम्मद गोरी वापस लौट रहा था तो झेलम नदी के किनारे पर इन खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमीरदेव चौहान ने भीमरस के किस शासक को पराजित किया था? तो देखिए हमीरदेव चौहान ने भीमरस के अर्जुन इसको पराजित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ये फैक्ट आपको काफी कम पुस्तकों में मिलेगा। तो अगर आपके पास ये आपके नोट्स में अगर ये फैक्ट लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है, जो सल्तनत कालीन वंश रहे थे क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो वंश आया था वो आया था गुलाम वंश, फिर बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे अंत में लोधी वंश। तो ये आपको ध्यान रखना है क्रम। हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। भीमरस के किस शासक को पराजित किया था? हमीरदेव चौहान ने तो अर्जुन को। हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? नयनचंद सूरी, चंद्रशेखर, जोधराज, कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमीर रासो ग्रंथ ये लिखा गया था जोधराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान पर कितनी बार आक्रमण करता है? 1, 2, 3 या फिर 4 बार? तो देखिए ये 2 बार आक्रमण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खान, उल्लुग खान, अकबर या फिर निजाम? तो देखिए नुसरत खान मारा गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को भेजा गया था, नुसरत खान को और उल्लुग खान को। और जिसमें कौन मर गया था? नुसरत खान। किस अभियान में? तो रणथंबोर अभियान में। राणा कुंभा का 437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध मालवा के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए, जिनमें से वह कितने युद्ध में विजयी रहा? तो देखिए ये 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजयी रहा। और जो इसका जो अंतिम युद्ध था 17वां, वो क्या था? वो था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, जिसमें ये हार गया था और मारा भी गया था हमीरदेव चौहान। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। अब इसने सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए जब इसने आक्रमण किया था तो इसने सोमनाथ मंदिर को पूरा तोड़ दिया था और यहाँ पर जितना भी धन था उसको इसने लूट लिया था। हमीर महाकाव्य किसकी पुस्तक है? तो देखिए हमीर महाकाव्य ये पुस्तक है नयनचंद्र सूरी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमने एक पुस्तक और देखी थी जो कि जोधराज की थी। अगर वो आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। 1291 में जलालुद्दीन ने जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया। 1292 में जलालुद्दीन ने रणथंबोर जीतने का प्रयास किया था। 1286 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने की थी या फिर कोई नहीं?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 1286 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने की थी, ये असत्य है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या तो जरूर की थी जलालुद्दीन की, लेकिन ये की थी 1296 में। तो ऊपर के दोनों ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए चित्तौड़ का पहला जौहर ये हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और ये पहला जौहर कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और देखिए जो सेकंड साका हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी कर्मावती के नेतृत्व में। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? मालदेव, परमार्दी देव चंदेल, रतन सिंह या फिर कोई नहीं? यहां पर ये परमार्दी है, परमार्दी देव चंदेल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है गोरा और बादल ये सेनापति थे रतन सिंह के। यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस ग्रंथ से कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है? एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या फिर सभी? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा इन सभी ग्रंथों से हमें कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है? मालदेव का, राणा कुंभा का, पृथ्वीराज चौहान का या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राणा कुंभा का जो काल है वो भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य। और ये युद्ध कौन जीतता है? तो बाबर जीतता है, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1556 में। 1526 में हुआ था प्रथम, सेकंड हुआ था 1556 में। सेकंड वह किन किन के मध्य हुआ? तो हेमू वर्सेस अकबर के मध्य। और इसमें कौन जीता है? अकबर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था? चेतक, केसर, लीलन या फिर रामप्रसाद? तो देखिए राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो देखिए राणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद। आगे चलते हैं। सेना का हरावाल दस्ता होता है? सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य का जो भाग है, सेना के पीछे का भाग या फिर संपूर्ण सेना? यहां पर ये भाग है। तो देखिए जो हरावाल दस्ता होता है ये होता है सेना का अग्रिम भाग, जो सबसे आगे खड़ा रहता है। आगे देखते हैं यहां पर महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो देखिए राणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। अगर हम नॉर्मली डेट की बात करें तो 9 मई 1540। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है और ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताइए इनमें से आंसर सही क्या है? तो देखिए राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी दिन राणा प्रताप की गोगुंदा में ही राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। सबसे पहले जब इनके पिता की मृत्यु हुई उस समय गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ था? 30 वर्ष, 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
32 वर्ष की उम्र में राज्यारोहण हुआ था महाराणा प्रताप का, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। और अभी हमने देखा था कि 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी, और इसी दिन राणा प्रताप का क्या हुआ था? राज्यतिलक हुआ था। तो आप देख लीजिए जो समय का गैप है वो कितना है? 32 वर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किन किन के मध्य? तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इसमें अकबर की तरफ से कौन आया था? तो जो जयपुर के मानसिंह थे और आसफ खान। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा था। तो किसने नहीं लड़ा था? भीम सिंह डोडिया, राम सिंह मेड़तिया, रामसा तंवर, जगन्नाथ कछवाहा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है जगन्नाथ कछवाहा, ये राणा प्रताप की ओर से नहीं लड़े थे। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ये तीनों महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन था? राणा पुंजा, हकीम खान सुर, झालामान या फिर कोई नहीं। तो देखिए हरावल दस्ते में था हकीम खान सुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए जो हमने आगे देखा था हरावल दस्ता, उसी प्रकार ये भी एक सेना की टुकड़ी होती थी चंदावल। तो देखिए चंदावल में घाटी के मुहाने पर किसके नेतृत्व में भील लोग राणा प्रताप की ओर से लड़े थे? तो राणा पुंजा, हकीम खान सुर, झालामान या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राणा पुंजा, ऑप्शन नंबर 1। राणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में साथ दिया। तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसने साथ दिया? किशनदास, भीम सिंह डोडिया, झालामान, बिदा, मान सिंह सोनगरा, जयमल मेहता, गोपीनाथ पुरोहित या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। इन सभी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इन सभी लोगों ने साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान को कितनी बार भेजा था? तो आप बताएं, 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 बार भेजा था। कब कब? 1577, 1578 और 1579। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस जो ये 3 बार युद्ध किए शाहबाज खान ने, इस युद्ध को कहा जाता है कुंभलगढ़ का युद्ध। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। तो देखिए जब महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर हो गए थे तब किसने नेतृत्व संभाला था वो आपको बताना है। तो देखिए मुकुट धारण किसने किया था? ये किया था झालामान ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था? तो झालामान ने, क्योंकि इन्होंने फिर नेतृत्व संभाला था। आगे देखते हैं यहाँ पर दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए दिवेर नामक जो स्थान है वो राजसमंद में पड़ता है और ये युद्ध हुआ था 1582 में। ये आपको ध्यान रखना है। किन किन के मध्य हुआ? तो राणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य। और सुल्तान खान को मार भी दिया गया था इस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? बदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड, मान सिंह या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको कहा था मेवाड़ का थर्मापोली। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो कि 1584 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजा था? तो देखिए ये भेजा था अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती है? चावंड, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा या फिर कुंभलगढ़? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ कहलाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय वे थे, कितने वर्ष के थे ये आपको बताना है। तो देखिए राणा प्रताप मृत्यु के समय ये थे 57 वर्ष के। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था ऑप्शन नंबर 3 चावंड को। आगे देखते हैं यहाँ पर, मेवाड़ की संकटकालीन अथवा आपातकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? तो देखिए मेवाड़ की संकटकालीन और आपातकालीन राजधानी कहा जाता है चावंड को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप की समाधि स्थल स्थित है? गोगुंदा में, बांडोली गांव में, खमनोर या फिर बलीचा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांडोली गांव। बांडोली गांव में है महाराणा प्रताप की समाधि। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर है? तो उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो देखिए राणा प्रताप की जो छतरी है यह है 8 खंभों की, जो कि बांडोली में बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। महाराणा प्रताप ने किस नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए इसका नाम था विश्व वल्लभ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो देखिए चक्रपाणि मिश्र ये थे महाराणा प्रताप के दरबार में। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। किस राणा के संरक्षण में राज्य अभिषेक पद्धति लिखी गई? तो देखिए ये लिखी गई थी महाराणा प्रताप के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। किस चित्रकार ने 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड शैली को जन्म दिया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निसारुद्दीन। यहां पर कहीं कहीं पर नासिरुद्दीन भी लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है नासिरुद्दीन या फिर निसारुद्दीन। आगे चलते हैं। किस समय चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? राणा प्रताप के समय का, अमर सिंह, संग्राम सिंह या फिर राज सिंह? देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है अमर सिंह को, जो अमर सिंह का टाइम पीरियड था वो। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, तो देखिए वो थे जगत सिंह प्रथम जो थे, उनका समय माना जाता है मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने किसके मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी? तो देखिए अकबर ने रोक लगा दी थी मान सिंह और आसफ खान के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर। तो 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर हैं। आगे देखते हैं यहां पर, जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने किस महिला के प्रभाव में आकर अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था? तो आपको बताना ये कौन है। तो इनकी बेगम का नाम है अनारा बेगम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह को राजा नहीं बनाया था गज सिंह ने, ये आप ध्यान रखिएगा। और तो इनके स्थान पर किसको बनाया था? तो जसवंत सिंह को, जो कि अजीत सिंह के पिताजी थे। आगे देखते हैं यहाँ पर, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या की थी? यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मुगल बादशाह के दरबार में हत्या कर दी थी अमर सिंह राठौड़ के द्वारा सलावत खान की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहां और कब हुआ था?
तो देखिए इनका जन्म हुआ था सालवा गांव, जो कि जोधपुर में पड़ता है, 1638 ईस्वी में। आगे चलते हैं। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बचाकर सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव के घर पर रखा गया था। उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो देखिए उस समय सिरोही का शासक था बेरीसाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके घर पर रखा गया था? जयदेव के घर पर। और ये कहाँ का था? कालिंद्री गांव, जो कि सिरोही में पड़ता है। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया, यहाँ पर एक गुट है, का निर्माण किया। उस समय सिसोदिया शासक था। तो देखिए उस समय सिसोदिया शासक था राणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। देखिए जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 में, तो उसके एक वर्ष बाद में यानी 1679 में जजिया कर स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। जो जसवंत सिंह जी थे, ये विरोध करते थे इस कर का, जजिया कर का। दुर्गादास राठौड़ जीवन के अंतिम वर्षों में कहां पर रहे थे? उज्जैन, उदयपुर, पाली या फिर जोधपुर? तो देखिए ये रहे थे उज्जैन में। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो इस जाट नेता का आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका नाम है राजाराम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर। जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी संघर्ष में उसके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह का साथ किस शासक ने दिया था? तो देखिए ईश्वरी सिंह का साथ दिया गया था सूरजमल के द्वारा, जो कि भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ईश्वरी सिंह के खिलाफ कौन थे? माधो सिंह। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अमर सिंह राठौड़ ने, देखिए यहां पर एक शब्द मिस हो रहा है, शाहजहां। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां की नाराजगी की परवाह न करते हुए किस व्यक्ति को 30,000 का और नागौर का उत्तरदायित्व का भार सौंपा था? केसरी सिंह जोधा, जवाहर सिंह, करण सिंह या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसको सौंपा था? केसरी सिंह जोधा को। किसका उत्तरदायित्व? तो नागौर का। ये आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को कहां की जागीर दी थी? तो देखिए अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को जागीर दी थी रामपुरा की। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। तो फिर दुर्गादास जोधपुर छोड़कर मेवाड़ चले गए थे। तो फिर वहां पर मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। तो अमर सिंह द्वितीय ने फिर जागीर दी थी रामपुरा की। ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन हमने आगे देखा था कि दुर्गादास अपने जीवन के अंतिम समय पर कहां पर रहते? तो उज्जैन में। फिर यहां से बाद में कहां पर चले गए थे? उज्जैन। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था सूरजमल के द्वारा। कहां पर है? भरतपुर में। यह हमारा लास्ट प्रश्न है। सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब कब्जा किया? तो देखिए सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब्जा किया था 1753 ईस्वी में। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सही सुमेलित नहीं है। यहां पर किले दे रखे हैं और वो किन जिलों में स्थित है वो दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तारागढ़ बूंदी, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रणथंभौर का दुर्ग चित्तौड़गढ़, सुवर्णगिरी जालोर। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो रणथंभौर का दुर्ग है वो स्थित है सवाई माधोपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
और बाकी ये भी आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ कहाँ पर है और सुवर्णगिरी कहाँ पर है। आगे देखते हैं। असुम्मिलित हैं मेहरानगढ़, जोधपुर, गागरोन का दुर्ग, झालावाड़, आमेर का दुर्ग, अलवर, जूनागढ़, बीकानेर। तो देखिए यहाँ पर जो असुम्मिलित हैं वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, आमेर का दुर्ग अलवर में ना होकर ये है जयपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर के फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है और ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, सिकंदरा, दिल्ली या फिर कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उनियारा चित्र शैली किस चित्र शैली की उप चित्र शैली है? ढूंढाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा जो उनियारा चित्र शैली है ये उप शैली है ढूंढाड़ चित्र शैली की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। राजस्थान की चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्र शैली नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? पर्सी ब्राउन, नैन्सी, राय कृष्णदास, कोई नहीं? तो देखिए जो राजस्थान की चित्रकला शैली है इसको राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया गया था राय कृष्णदास के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सही सुम्मिलित नहीं है। आभानेरी मंदिर टोंक, भंडदेवरा मंदिर बारा, कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर बूंदी, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आभानेरी मंदिर टोंक में नहीं है। तो कहां पर है? यह है दौसा में। बाकी के फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। असुम्मिलित हैं सांस बहु मंदिर नागदा में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर, खाटू श्याम जी मंदिर अलवर। तो आप बताइए यहाँ पर असुम्मिलित कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा खाटू श्याम जी का मंदिर अलवर में नहीं है। तो कहां पर है? यह है सीकर में, ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। अंबिका मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर, जगत, जयपुर या फिर कोई नहीं? तो देखिए अंबिका मंदिर ये स्थित है जगत में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जगत किस जिले में? तो ये है उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको असुम्मिलित बताना है कि कौन सा असुम्मिलित है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, जगदीश मंदिर उदयपुर या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। कोई भी यहाँ पर असुम्मिलित नहीं है, सारे सही दे रखे हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में ही है, श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में और जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखने सारे। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, गागरोन के दुर्ग को या फिर जंतर मंतर को? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। इसका निर्माण हुआ था 1440 से लगाकर 1448 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। और ये कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस दुर्ग में बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का शिल्पी नहीं था। शिल्पी जैता, पुंजा, नापा पोमा, भूमि, चुथी, बलराज, अत्रि और महेश। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो शिल्पी है वो नहीं था विजय स्तंभ का। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अत्रि और महेश ये शिल्पी नहीं थे विजय स्तंभ के। तो देखिए कौन कौन शिल्पी थे, इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। शिल्पी जैता पुंजा, नापा पोमा, भूमि चूती और बलराज, ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। पटवों की हवेली है कहां पर है? आपको बताना है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर में। तो देखिए ये हवेलियां स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पर आपको बताना है कि असुम्मिलित कौन सा है। मूसी रानी की छतरी अलवर,
गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी बूंदी, सेठों की छतरी रामगढ़, ईश्वर सिंह की छतरी जोधपुर। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5th, ईश्वरी सिंह की छतरी, ये जोधपुर में नहीं है। तो ये कहां पर है, ये है गैटोर, गैटोर जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे भी आपको ध्यान रखना है। मूसी रानी की छतरी कहां पर है, अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी में है। सेठों की छतरी रामगढ़, रामगढ़ सीकर में, ये आपको ध्यान रखना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर स्थित है, पाली, जयपुर, सिरोही या फिर उदयपुर में। तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये स्थित है सिरोही जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सलीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली अपनी पत्थर की जाली और कटाई के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हैं, किस जिले में है। तो देखिए ये सारी हवेलियां स्थित हैं जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सलीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किस शासक के द्वारा और कब करवाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया गया था राव बर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर है, यह आपको ध्यान रखना है। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर स्थित हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली या फिर बाड़मेर। तो देखिए रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है पाली में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, धरणक शाह के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया गया, तो 1439 में। किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है, सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, जालोर में या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जालोर के दुर्ग में स्थित है मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किस दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है, वही बादल महल व अनिरुद्ध महल के चित्रशाला में भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण है। तो ये सारे कहां पर है, आप बताएं किस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में, जालोर, रणथंभौर या फिर तारागढ़। छत्रसाल महल है, बादल महल है, अनिरुद्ध महल है। तो देखिए ये सभी स्थित हैं तारागढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया था ऑप्शन नंबर 2 चित्रांगद मौर्य के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आप बताएं। तो देखिए ये चित्र कहलाते हैं पोथी चित्र। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। मध्यकालीन चित्र शैली के कितने प्रधान केंद्र थे। तो देखिए मध्यकालीन चित्र शैली के प्रधान केंद्र थे 2। कौन कौन से। तो देखिए जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन, राजस्थान और गुजरात, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसमें बिहार और बंगाल, ये वाले क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन चित्र शैली के ये 2 प्रधान केंद्र थे। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन कहां पर बना हुआ है, आगरा, मेहरौली, मथुरा या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये बना हुआ है मेहरौली में, मेहरौली दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद है, तो कौन सी आप बताएं। तो देखिए कुतुब मीनार के पास मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, ये वाली। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है, तो ये दिल्ली में ही है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं यहाँ पर, किस ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माना? सौर पंचाशिका, चावंड रागमाला, दोनों को, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माने जाते हैं ये दोनों, सौर पंचाशिका और चावंड रागमाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है आप बताएं? तो देखिए, ये माना जाता है 17वीं सदी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सही सुमिलित नहीं है। आयड़ की छतरियां उदयपुर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, नेड़ा अंचल की छतरियां अलवर, राम गोपाल पोद्दार की छतरी बांसवाड़ा, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहां पर है? बांसवाड़ा में नहीं है, ये शेखावटी क्षेत्र में, रामगढ़ सीकर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरियां यही है, राम गोपाल पोद्दार की छतरियां, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। बाकी की आप ध्यान रखिएगा कि नेड़ा अंचल की छतरियां अलवर में, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, आयड़ की छतरियां उदयपुर में। आगे देखते हैं, देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक कहां पर है? शाहपुरा, मंडोर, आभानेरी, या फिर नीमराणा? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देवलों के नाम से जो विख्यात स्मृति स्मारक है ये स्थित है मंडोर में, मंडोर जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित नहीं है? ओसिया जो कि जोधपुर में है, वरमान सिरोही, जालरापाटन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ उदयपुर, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। यहां पर जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों स्थानों पर, चारों ऑप्शनों में जो स्थान 5 है, इन 5 स्थानों पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई नहीं। तो यहां पर आपको कंट्रास्टली ध्यान रखना है, ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर है, वरमान सिरोही में भी है, झालरापाटन में है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी सूर्य भगवान का मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्थान दे रखे हैं जो हमारा ये चैप्टर है आरबीएससी 7th क्लास की पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 कला और स्थापत्य। चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ओसिया, वरमान, सिरोही, कल्याणपुर? तो देखिए, चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है कल्याणपुर से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मूर्तिकला के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? पाल शासकों का, चोल शासकों का, प्रतिहार शासकों का, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो प्रतिहार शासक है उनका मूर्तिकला के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? उदयपुर, जगत, जयपुर, ओसिया, या फिर 2 और 4, यानी जगत और ओसिया यहां से प्राप्त हुई है? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जगत और ओसिया से। जगत है उदयपुर में, ओसिया है जोधपुर में। तो 5th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। विष्णु भगवान के भक्त कहलाते थे नयनार, पाशुपत, अलवार, लिंगायत? तो ये क्वेश्चन आया था रीट एग्जाम 2018 में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो अलवार संत थे वे भगवान विष्णु के संत थे, भक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। और भगवान शिव के भक्त कौन थे? तो वो थे नयनार। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, राणा संग्राम सिंह, रतन सिंह, नरपत सिंह? ये क्वेश्चन भी रीट 2018 में आया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जब मीराबाई की शादी हुई तो शादी के 7वें वर्ष में भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में भोजराज जी के पिता का नाम क्या था? तो राणा संग्राम सिंह, ये आप ध्यान रखिएगा। और मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो रतन सिंह। और दादा का नाम था
दुधा, ये आप ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित नहीं है, संत दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो स्थान है, कबीर बनारस, मीराबाई मेड़ता, गुरु नानक तलवंडी, चैतन्य महाप्रभु राजस्थान। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चैतन्य महाप्रभु ये राजस्थान के नहीं थे, इनका संबंध था बंगाल से। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले भी ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित नहीं है, सूफी संत और उनके स्थान से संबंधित, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, हजरत निजामुद्दीन औलिया औरंगाबाद। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो हैगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है इनका संबंध था दिल्ली से, इनकी दरगाह भी दिल्ली में ही बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध कहाँ कहाँ से था। हरिदास या फिर रविदास किस जाति के थे? कुम्हार जाति, जाट जाति, महार जाति या फिर चमार जाति? तो देखिए रैदास ये थे चमार जाति के, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। रैदास इनके गुरु का नाम क्या है? तो रैदास के गुरु का नाम था रामानंद जी, ये आप ध्यान रखिएगा। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम। तो देखिए छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो समर्थ गुरु रामदास जी थे इनका संबंध था महाराष्ट्र से, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो समर्थ गुरु रामदास है ये एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार करते थे, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे, तो कौन जाने जाते थे आपको बताना यहाँ पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो देखिए गरीब नवाज या फिर ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह है अजमेर में। आगे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है, संत और स्थान के संबंध में आपको बताना है। रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा, दरियाव जी रेण नागौर, हरिदास जी सिहतल बीकानेर, रामदास जी खेजड़ली जोधपुर। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है संत और उनसे संबंधित स्थान के बारे में वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। रामदास जी का जो स्थान था वो खेजड़ली नहीं था, इनका जो स्थान था वो था खेड़प्पा, ये जोधपुर में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऊपर के ये तीनों सही है। और इन चारों संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राम स्नेही संप्रदाय से, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रामचरण जी किस भक्ति में विश्वास करते थे? सगुण, निर्गुण, मूर्ति पूजा या फिर कोई नहीं? तो देखिए जो रामचरण जी थे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और सगुण भक्ति में इनका विश्वास नहीं था, तो इनका विश्वास था निर्गुण भक्ति में, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने किसकी पूजा पर जोर दिया? भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु या फिर कोई नहीं? तो देखिए रामानुज ने दिया था भगवान विष्णु की पूजा पर जोर, कब? 11वीं सदी में, कहां पर? कर्नाटक में। दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है, तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। तो देखिए दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है 7वीं से लगाकर 9वीं सदी तक, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कर्मकांड की निंदा किसने की है? संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु ने कर्मकांड की निंदा की थी। इनका संबंध कहां से? आगे हमने देखा था बंगाल, क्या आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मानव समानता किसका प्रमुख सिद्धांत था? गुरु नानक, संत रैदास, चैतन्य महाप्रभु या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संत रैदास।
सगुण भक्ति में किसका विश्वास था? गुरु नानक का, संत रैदास का, मीराबाई का या फिर रामचरण जी का? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मीराबाई का, ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो गुरु नानक है, संत रैदास और रामचरण जी, इन सभी का विश्वास था निर्गुण भक्ति में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा सूफी सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो चारों सिलसिले दे रखे हैं ये थे सूफी सिलसिले। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत के द्वारा की गई थी? तो देखिए भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन के समय अजमेर का चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर अजयराज? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन के समय अजमेर के जो चौहान शासक थे वो थे पृथ्वीराज थर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाता है? तो आप बताएं ये कौन सा शिष्य है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का? तो देखिए इनका नाम है हमीदुद्दीन नागौरी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनके नाम के पीछे आ रहा है नागौरी, तब आप नागौर से इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या है। हमीदुद्दीन नागौरी के तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर कोई नहीं? तो देखिए अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। शिव भगवान के भक्त कहलाते थे। तो आगे हमने देखा था विष्णु भगवान के भक्त क्या कहलाते थे। यहाँ पर वहीं पर मैंने आपको बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि भगवान शिव के भक्त क्या कहलाते थे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत है? अपार, सबदर, सुंदरार, मणिक सागर या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो चारों संत हैं ये चारों संत थे नयनार, यानी भगवान शिव को मानने वाले। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका नाम आपको कंटिन्यूअसली याद होना चाहिए, अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक सागर। निम्न में से कौन सा अलवार संत है? पेरी अलवार, अंडाल, नम्मालवार, तोडर, डिपोडी या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये चारों संत थे अलवार संत, यानी भगवान विष्णु के भक्त। तो इन चारों के नाम भी आपको कंटिन्यूअसली ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संत आलवार संत नहीं है। तो 3 नाम तो आपको ये दे देंगे और एक आपको वो नाम दे सकते हैं जो हमने आगे देखे थे। यहाँ पर इनमें से कोई एक नाम आ सकता है वहां पर। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली इन चारों के नाम को रिलेट करना है नयनार से और इन चारों के नामों को रिलेट करना है अलवार संत से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद जी, कबीरदास, मीराबाई या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा रामानंद जी। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर संत रैदास, धन्ना, पीपा इत्यादि किसके शिष्य थे? तो आप बताएं चैतन्य महाप्रभु, रविदास, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद जी? तो देखिए आगे मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि जो संत रैदास है इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। तो देखिए जो धन्ना और पीपा है इनके भी गुरु रामानंद जी ही थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दक्षिण की मीरा कौन है जिसने थिरुपवई
ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए इसका नाम है अंडाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो अंडाल है ये अलवार थी या फिर नैनार थी। अभी जस्ट हमने आगे देखा था कबीरदास जी के उपदेश हमें उनकी साखियों और पदों में मिलते हैं। यह उपदेश कहां पर संग्रहित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में, बीजक में या फिर उपरोक्त सभी में? तो देखिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए जो ये बीजक है, बीजक किन का ग्रंथ है ये? तो कबीरदास जी का। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। और बीजक के अलावा पंचवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी के जो साखिया और पद है उनका वर्णन मिलता है। यह किस संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से, कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? संत ज्ञानेश्वर, कबीरदास जी, चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक देव? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चैतन्य महाप्रभु का ये कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा चैतन्य महाप्रभु किस भगवान को मानते थे? भगवान कृष्ण को। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। सिख पंथ की स्थापना या फिर संस्थापक इसके कौन है? गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था। यह वर्तमान पाकिस्तान में तलवंडी गांव। इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर जो ये चारों कथन दे रखे हैं ये चारों कथन सत्य हैं। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान रखने काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र के संत नहीं हुए? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखामेला, समर्थ गुरु रामदास, सखुबाई, रविदास, रामानंद? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रविदास जी और जो रामानंद जी थे ये महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तो कौन कौन थे ये आपको ध्यान में होना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखामेला, समर्थ गुरु रामदास और सखुबाई। समर्थ गुरु रामदास के बारे में हमने आगे देखा था। ये किन के गुरु थे? छत्रपति शिवाजी के। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1200 दिन में क्या निकालते थे? सूर्य नमस्कार करते थे 1200 एक दिन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पंढरपुर नाम की जगह किस स्थानीय देवता के नाम से जुड़ी हुई है? तो आप बताएं संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास या फिर तुकाराम? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विठल। ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा जो पंढरपुर है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये किस स्थानीय देवता के नाम से जुड़ी हुई है? तो विठल भगवान। दास बोध नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो देखिए दास बोध नामक ग्रंथ ये रचना है समर्थ गुरु रामदास की। यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किसने किया था? छत्रपति शिवाजी ने, समर्थ गुरु रामदास, रामानंद जी या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा समर्थ गुरु रामदास जी ने। ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? एकनाथ जी, चोखामेला, नामदेव या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत के वंचित वर्ग के पहले कवि माने जाते हैं चोखामेला। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे आपने देखा था इनका संबंध कहां से? तो महाराष्ट्र से। संत चोखामेला किस जाति के थे? देखिए ये भी आप ध्यान रखिएगा कि चोखामेला के गुरु का नाम क्या है? नामदेव। तो ये किस जाति के थे? कुम्हार जाति, जाट जाति, महार जाति या फिर कोई नहीं?
तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा चोखा मेला, ये थे महार जाति के। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि जो संत रैदास हैं, संत रैदास किस जाति के थे? तो देखिए संत रैदास ये थे चमार जाति के। चमार जाति अलग है और महार जाति अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों डिफरेंस। आगे देखते हैं, संत दादू दयाल किस प्रकार की उपासना के समर्थक थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा संत दादू दयाल ये समर्थक थे निर्गुण भक्ति के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो प्रमुख स्थल है वो कहां पर है? वो है नरेना। कहां पर है नरेना? तो जयपुर में। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी के द्वारा, दरियाव जी के द्वारा, हरिदास जी के द्वारा, या फिर रामदास जी के द्वारा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इन सभी संतों का जो प्रमुख स्थल है वो कहां पर है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको कंटेस्टली याद होना ही चाहिए। तो आगे हमने देख लिया था इनके बारे में, जो इनके प्रमुख स्थल है। मीराबाई कहां पर रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। वृंदावन, मेवाड़, मथुरा, या फिर द्वारिका? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मीराबाई द्वारिका में रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर है। केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पर आप बताएं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है केला देवी का मंदिर। और ये कहां पर है? करौली जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। जो केला देवी है ये अवतार मानी जाती है माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये मंदिर है केला देवी का मंदिर, इस मंदिर के पीछे एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है काली सिंध। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जमवाय माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पर आप बताएं? तो देखिए ये मंदिर स्थित है जयपुर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और स्थान भी आपको ध्यान रखना है। जो ये जमवाय माता का मंदिर है ये जमवा रामगढ़ में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? दुल्हा राय ने, ये आपको ध्यान रखना है। लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? करणी माता, केला देवी, त्रिपुरा सुंदरी, या फिर शीतला माता? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा केला देवी की आराधना में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। जमवाय माता का पौराणिक नाम है, तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? तो देखिए जमवाय माता का पौराणिक नाम था जामवंती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो जमवाय माता है ये किस वंश की कुल देवी है? तो ये कछवा वंश की कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने देखा था कि दुल्ला राय ने इसका निर्माण करवाया था। लांगुरिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए लांगुरिया गीत गाते समय अलगोजा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, आप बताएं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, देशनोक में स्थित है करणी माता का मंदिर। देशनोक कहां पर है? तो बीकानेर में। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। करणी माता के मंदिर में स्थित सफेद चूहों को क्या कहते हैं? तो देखिए सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये देखिए मंदिर है ना, ये मंदिर आपको ध्यान रखना है कि संगमरमर से निर्मित है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चैत्र माह और आश्विन माह की नवरात्रि को मेले लगते हैं देशनोक में। जीण माता का प्राचीन नाम था। तो देखिए जीण माता का जो प्राचीन नाम था वो था
जयंती माला। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर इस मंदिर में जो जीण माता की मूर्ति है वो किससे बनी हुई है? सफेद संगमरमर से, ये आपको ध्यान रखना है। और भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी जीण माता का हमें उल्लेख मिलता है। जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पर आप बताएं? तो देखिए जीण माता का मंदिर स्थित है रेवासा में, और रेवासा कहां पर है? सीकर में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। रेवासा में स्थित है जीण माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो देखिए त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा सुंदरी माता, इनका एक अन्य नाम भी है तरतई माता, ये आप ध्यान रखिएगा। किस पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से त्रिपुरा माता को त्रिपुरा कहा जाता है? विष्णु पुराण, कालिका पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण। तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कालिका पुराण के अनुसार। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? तो देखिए पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है घूमर नृत्य, गेर किया जाता है, गिद्दड़ भी किया जाता है, और अग्नि नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो कहां का प्रसिद्ध है आप बताएं? तो देखिए ये प्रसिद्ध है कतरियासर का, कतरियासर बीकानेर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जालोर या फिर करौली। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। गौरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तो देखिए गौरी नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बमरसिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए बमरसिया ये प्रसिद्ध नृत्य है अलवर भरतपुर का। तो यहाँ पर भरतपुर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको असुमिलित का चयन करना है। पश्चिमी संस्कृति केंद्र जोधपुर, रविंद्र रंगमंच जयपुर, भारतीय लोककला मंडल उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा असुमिलित है वो आप बताएं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी संस्कृति केंद्र ये जोधपुर में नहीं है। तो ये कहां पर है? ये है शिल्पग्राम उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो तीनों फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा हाथ पैरों पर मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है तेरताली नृत्य। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको असुमिलित का चयन करना है कि कौन सा सही नहीं है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी अलवर, या फिर कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो असुमिलित है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान ललित कला अकादमी ये अलवर में नहीं है। तो ये कहां पर है? ये है जयपुर में, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऊपर के दो फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन सा अवनद जो कि चमड़े से युक्त होता है वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है वो आपको बताना है। चंग, भपंग, या फिर मांदल, या फिर नगाड़ा, इकतारा, और या फिर तासा। तो देखिए जो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है वो होगा तासा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है वो अवनद हैं यानी चमड़े से युक्त हैं। तो चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा और एकतारा।
तो इन पांचों का आपको रिलेट करना है किससे? अवनत से। निम्न में से कौन सा गण यानी धातु से जो युक्त होते हैं वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गण वाद्य यंत्र सारंगी, मंजीरा, खड़ताल, तासा। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो सारंगी वाद्य यंत्र हैं ये गण वाद्य यंत्र नहीं है। तो गण वाद्य यंत्र कौन कौन से जो धातु से युक्त होते हैं? मंजीरा है, खड़ताल है और तासा है। तो इन तीनों को आपको रिलेट करना है गण वाद्य यंत्र से। निम्न में से कौन सा तत्व यानी तार से युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी, तंदुरा, अलगोजा, जंतर, रावणहत्ता। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो अलगोजा है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं होता है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से है? सारंगी है, तंदुरा है और जंतर और रावणहत्ता। तो इन चारों को आपको रिलेट करना है किससे? तत्वाद्य यंत्र से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपको ध्यान रखना है तत्वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा सुशिर यानी जो फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं नहीं है? तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं हुआ बताएं? अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, खड़ताल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा, सहनाई, पुंगी और तुरही। जस्ट हमने अभी आगे देखा था खड़ताल के बारे में। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुल देवी हैं। करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रि को लगता है। त्रिपुरा सुंदरी अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सही नहीं है, असत्य कथन है। देखिए जीण माता, जो जीण माता है, जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और त्रिपुरा सुंदरी का कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। आगे देखते हैं यहाँ पर गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, शेखावटी क्षेत्र, पोखरण, जैसलमेर। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो गिद्दड़ नृत्य हैं ये पोखरण, जैसलमेर का प्रसिद्ध नहीं है। तो इन सभी स्थानों का प्रसिद्ध नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और शेखावटी क्षेत्र। नृत्य व स्थान के संबंध में गलत हैं। डांडिया मारवाड़, भव्य नृत्य उदयपुर संभाग, तेरताली पादरला पाली, कच्ची घोड़ी कोटा। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो होगा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का, ना कि कोटा का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऊपर के तीनों फैक्ट आप साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। सारंगी, सारंगी का यूज कौन कौन करते हैं? मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार, तंदुरा, कामड़ जाति, जंतर, गुज्जर भोपे, रावणहत्ता, मेव जाति। तो जो सही नहीं है वो आप बताएं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रावण हत्ता। रावण हत्ता मेव जाति के द्वारा नहीं बजाया जाता है। तो ऊपर के तीनों फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सारंगी का यूज कौन करते हैं, तंदुरा और जंतर का कौन कौन करते हैं। असत्य कथन है भील और गरासिया इनका प्रमुख वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र है, कालबेलिया का, पुंगी वाद्य यंत्र, भोपो का, रावणहत्ता वाद्य यंत्र, गुज्जर भोपे का, खंजरी वाद्य यंत्र। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये सही नहीं है, ये असत्य है। तो जस्ट हमने अभी यहाँ पर आगे देखा था कि जो गुज्जर भोपे है उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जंतर, ना कि खंजरी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाले तीनों फैक्ट हैं ये आपको साथ में ध्यान रखने हैं। किस वाद्य यंत्र के लिए कहा जाता है कि सागवान, केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है ये
और उनके तार बकरी की आंत और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। तो ऐसा किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है? जंतर, रावण हत्था, सारंगी या फिर कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, या फिर इन सभी का यूज होता है सारंगी वाद्य यंत्र में। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि जंतर, रावण हत्था और सारंगी ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। मैंने आपको आगे बता दिया है। अगर आप अब कमेंट सेक्शन में लिख कर नहीं बताते हैं तब देखिए कोई भी मतलब नहीं है कि आप किस तरह अपनी स्टडी को आगे ले जा रहे हैं। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कोई भी मतलब नहीं है। जब आपको याद होंगे सब फैक्ट तभी आपकी स्टडी का मतलब है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया, गैर नृत्य, किन्नर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपके लिए जल्द आरबीएससी 8th क्लास की हिस्ट्री का वीडियो भी, जो कंबाइंड वाला वीडियो है, वो भी जल्द आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।